बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में मोरपाल सुमन को नोटिस दिया था। मोरपाल सुमन का जो अंता में बीजेपी के प्रत्याशी रहे, उन्होंने एक पत्र लिखा था और उस पत्र के वायरल होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जवाब मांगा था। ऐसे में अब मोरपाल सुमन ने उस नोटिस का जवाब दे दिया है और उस नोटिस के साथ जवाब देने के साथ कुछ तथ्य भी दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब जब जयपुर पहुंचेंगे तो इस पूरे मामले पर इस पत्र को देखेंगे कि आखिरकार नोटिस का जवाब क्या दिया है। लेकिन खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि नोटिस के जवाब के साथ उन्होंने कुछ तथ्य भी दिए हैं। हाल ही में मोरपाल सुमन का पत्र वायरल हुआ था। उन्होंने हार का ठीकरा कई स्थानीय नेताओं के साथ कई बड़े नेताओं को भी टारगेट करके कहा था कि इन्होंने चुनाव हरवाया है और कहीं ना कहीं लेन देन जैसी बातें भी सामने आई थी और कांग्रेस के कैंडिडेट को मदद करने के आरोप भी लगाए थे। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र वायरल होने के बाद नोटिस दिया था और 3 दिन में जवाब मांगा था मोरपाल सुमन से और मोरपाल सुमन को कहा था कि आप इस पत्र का जवाब 3 दिन में दीजिए। अब लगातार इस बात पर सियासत चल रही थी। बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं और अंता 12 में जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी कल विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने अपनी बातें बताई थी। इस बात पर सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन मामला है, लेकिन पत्र वायरल होने के बाद ये बात सार्वजनिक हो जाती है और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भी भेजा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जब नोटिस भेजा तो उसका जवाब भी भेज दिया है मोरपाल सुमन ने। 3 दिन का टाइम दिया था, 3 दिन का वक्त दिया था, 3 दिन में जवाब दिया है। और मैंने जिस तरह से आपको बताया कि खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कुछ तथ्य भी सौंपे हैं। तो क्या ऐसे कोई तथ्य थे जो आरोप उन्होंने लगाए थे मोरपाल सुमन ने कि उन्हें चुनाव हरवाने में बीजेपी के नेताओं का हाथ है? कहीं ना कहीं अगर तथ्य सौंपे हैं तो ये बड़ी बात है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी बड़ी बात है। जिस तरह से ये कहा जा रहा था चुनाव के दौरान भी कि कहीं ना कहीं भीतरी घात है, भीतरी घात की वजह से ये चुनाव बीजेपी हारी है। बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी और सरकार थी, सरकार होने के बाद भी अगर बीजेपी सीट गवाती तो सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में सवाल खड़े हुए थे कि लेट टिकट दिया गया है, टाइम बहुत लगा दिया है, बीजेपी के बड़े नेता नहीं उतरे मैदान में। और उसके बाद ये भी आरोप लगे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनके साथ मिली भगत के साथ ये पूरा खेल हुआ है। तो आखिरकार किस नेता का बड़ा हाथ था? लेकिन कहा जा सकता है कि बहुत सारे नेताओं की ड्यूटी उस वक्त बीजेपी ने चुनाव में लगाई थी। कई नेताओं को वहां पर प्रभार दिया गया था कि वो चुनाव में जाएं और बीजेपी के लिए प्रचार करें। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी वहां से 15,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए। नरेश मीणा निर्दलीय थे। ऐसे में नरेश मीणा और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में बहुत कम अंतर रहा, दूसरे और तीसरे नंबर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे प्रमोद जिन भाया, लग ये रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप लग रहे थे, जिस तरह के आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे थे दोनों ही कैंडिडेट बीजेपी के और निर्दलीय, तो लग रहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप कहीं प्रमोद जिन भाया पर भारी ना पड़ जाए। लेकिन प्रमोद जिन भाया अपनी रणनीति के कारण और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया उसके बाद उस चुनाव में बढ़त लेते नजर आए और वो 15,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव हुआ सबकी नजरें थी, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी और ऐसे में चुनाव पूरे राजस्थान भर में नजर में था कि आखिरकार इस बाई इलेक्शन में कौन बाजी मारेगा। और लेकिन बाजी मारी कांग्रेस के प्रत्याशी ने और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के वोट थे वो भी निर्दलीय की तरफ शिफ्ट हो गए। कुछ वोट कहा जा सकता है कि कांग्रेस की कैंडिडेट की तरफ चले गए और जो वोट बीजेपी को मिलते आते थे उन जातियों में भी कहीं ना कहीं सेंध मारी कांग्रेस ने कर दी। और रही सही कसर, कहा जा सकता है कि नरेश मीणा जो निर्दलीय प्रत्याशी से उन्होंने कर दी। उन्होंने भी खूब वोट उठाए, 60,000 के आसपास वोट अगर कोई निर्दलीय लेता है तो कहीं ना कहा जा सकता है कि बड़ा वोट बैंक उन्होंने ध्वस्त कर दिया था इस उपचुनाव में। लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बाद भी बीजेपी के अगर प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है और वो इस सीट को हार गए तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। लेकिन नोटिस का जवाब मोरपाल सुमन ने दे दिया है, तथ्य दिए गए हैं। अब देखना ही होगा क्या एक्शन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं या फिर वो इसको अनुशासनात्मक जो कमेटी है उसमें भेजते हैं इस मामले को। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जो अनुशासनात्मक के मामले वो कमेटी में पेंडिंग है, अभी तक उसका फैसला हुआ नहीं है। 3 विधायकों का मामला सामने आया था जिसमें बीजेपी के एक विधायक रेवतराम डांगा भी थे।
लेकिन वो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो कमेटी है उसमें गया हुआ है, कहीं ना कहीं उसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये भी शायद उस तरह हो, या फिर भी मोरपाल सुमन को मोहरा बनाकर उन पर कार्रवाई हो जाए। अब देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरह की चीजें इस पूरे मामले में सामने निकल के आती हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी की भीतरघात को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह से इस अंत उपचुनाव में बीजेपी में भीतरघात हुआ है, और कई बड़े जो चेहरे थे बीजेपी के, उन पर आरोप इस बार इस पूरे पत्र में लगाए गए थे। और कहा जा सकता है कि अब क्या कुछ तथ्य जो सौंपे हैं उस तथ्यों पर कोई बात होगी, या तथ्यों की में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।